हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। खुदा आप सभी का विजन क्लास के यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 बोर्ड केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विलियन, जिसको अपन इंग्लिश में जानते हैं सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, तो आज से अपन पढ़ाई स्टार्ट करने वाले। सेशन 2025-2026 का है। एकदम शानदार से पढ़ेंगे, बेहतरीन नोट्स पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ कुछ इसके अंदर आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो बिना किसी देर करते हुए अपन चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विलियन। क्या नाम है? विलियन। अब देखिए, विलियन शब्द आप लोगों ने शायद सुना होगा। कहाँ सुना होगा वो आपको पता नहीं है, जहां सुना होगा मैं आपको बताऊंगा। विलियन जो नाम है वो आपने क्लास 9 के अंदर सुना होगा। 9 के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था पदार्थ की अवस्था है, जिसके अंदर पदार्थ 3 टाइप की अवस्था होती है। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद एक टॉपिक था कि पदार्थों का मिश्रण। पदार्थों का मिश्रण 2 टाइप का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या है? जैसे रेत और गेहूं का मिश्रण। रेत के अंदर आपको बताओ गेहूं का जो कट्टे होते हैं उसके अंदर पड़ा है छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं। तो रेत और वो गेहूं का मिश्रण है। अब ये मिश्रण जब होता है तो मिश्रण के अंदर हमको रेत के कण भी अलग दिखाई देते हैं और गेहूं के जो पार्टिकल है वो भी हमको अलग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मिश्रण मिक्स हो गया है और मिक्स होने के बाद हमको सिर्फ गेहूं गेहूं दिख रहे हैं या आपको कंकड़ कंकड़ दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पता है बालू रेत और गेहूं का मिश्रण, शक्कर और चाय पत्ती का मिश्रण। अब दोनों के पार्टिकल अलग अलग है, ये न तो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, इसलिए इसको कहेंगे अपन विषमांगी मिश्रण। और एक होता है समांगी मिश्रण। वो क्या होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं विलेन के बारे में। क्या बात करते हैं? विलेन के बारे में। तो विलेन की अगर बात की जाए, विलेन कैसा मिश्रण है? विलेन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विलियन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। कैसा होता है? होमोजेनस मिक्सचर। अब कैसा होता है अपन देख लेते हैं। जैसे आपको पता है, अपन ने एक चैम्बर ले लिया। ये अपन ने एक चैम्बर ले लिया, पात्र ले लिया। मैंने पात्र के अंदर क्या डाला? मैंने पात्र के अंदर जल डाला। क्या डाला? जल। ये है अपना जल। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब जल डालने के बाद मैं इसके अंदर ऊपर से डालता हूं शक्कर। क्या डालते हो बेटा? अगर इसमें ऊपर से डालता हूं शक्कर। शक्कर डालो या आपकी इच्छा हो नमक डालो। क्या डालो? नमक डालो। तो जैसे इस जल के अंदर मैं शक्कर या नमक को डालूंगा तो डालने के बाद जो शक्कर है या नमक के जो कण है वो इस पानी के अंदर, इस जल के अंदर थोड़ी देर के बाद घुल जाएंगे ना। और घुल जाने के बाद इस जल का जो विलयन बन जाएगा, इस जल का जो मिश्रण बन जाएगा, उस जल के अंदर शक्कर हो या नमक के कण हो वह आपको अलग से दिखने वाले नहीं है। मतलब ये एक मिश्रण एक जैसा दिखता है। आपको लगेगा नहीं इस मिश्रण में देख करके कि नमक इसके अंदर घुला है या नहीं, शक्कर के दाने इसके अंदर घुले है या नहीं। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब बात हुई, ये भी मिश्रण है, मतलब इसमें जल भी है, शक्कर भी है, नमक भी होता है। अपने घर में जो शिकंजी बनाते वो भी है ना। दूध है, दूध के अंदर पानी आता है, दूध के अंदर पानी डाल दो, लेकिन पानी डालने के बाद दूध ही रहता है। उस दूध के अंदर पानी आपको अलग दिखने वाला नहीं है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर अगर पानी डाल दो तो अल्कोहल में पानी डालने के बाद वो मिश्रण एक साथ रहता है। ऐसा होता नहीं है कि पानी ऊपर और अल्कोहल नीचे, ऐसा कभी दिखाई देता नहीं है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ हो सके, वो अगर आपस में एक समान मिश्रित हो जाए, एक समान आपस में घुल जाए और एक समान विलयन दिखता है, ऐसे मिश्रण को बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। समझ आ गया? फिर बात करते हैं विलयन जो है, विलयन के घटक कितने होते हैं? तो विलयन के घटक होते थे। कितने घटक होते हैं? 2। एक घटक होता है जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं विलय। क्या बुलाते हैं? विलय। और दूसरे घटक का नाम है जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं विलायक। क्या बुलाते हैं? विलायक। अब विलायक क्या होता है? विलायक
ये घोलने वाला होता है। घोलने वाला क्या होता है? घोलने वाला, जो पदार्थ को घोलता है। और विलय क्या होता है? ये घुलने वाला, ये होता है घुलने वाला। समझ में आ गया? अभी मुझे लग रहा है अभी तक समझ नहीं आएगा, तो चलो अपन वापस इससे समझते हैं। जैसे कि हमने यह पात्र लिया था, तो जल है वो शक्कर को घोल रहा है। जल जो है वो शक्कर को घोल रहा है, तो यहाँ पर घोलने वाला कौन है? घोलने वाला है जल। तो जल यहाँ पर क्या कहलाएगा? जल यहाँ पर कहलाएगा विलायक। क्या कहलाएगा? जल यहाँ पर कहलाएगा विलायक, इट मीन्स सॉल्वेंट। और शक्कर है या नमक है वो इसके अंदर घुल रहे, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन शक्कर या नमक को अपन बोलेंगे विलय। क्या बोलते हैं? विलय। सब में आ गया होगा। अब आपको ये भी देखना है कि जब विलय और विलायक मिलते हैं, यहां पर देखिए, इसका मतलब विलयन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? विलयन जो है वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन जो है वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब बात यह आती है कि विलयन के अंदर अगर आमतौर पर देखा गया है, तो विलयन के अंदर हमने आमतौर पर देखा गया है कि विलायक जो होता है, विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है और विलय की मात्रा हमेशा कम होती है। क्या होती है? विलय की मात्रा हमेशा कम होती है। ये भी आपको समझ आया। अब प्रश्न हम पढ़ते हैं कि बड़ा इस विलयन की परिभाषा क्या होती है? विलयन की परिभाषा क्या होती है? अब आप देख रहे हो, जैसे मैंने जल के अंदर विलय मिलाया, मतलब जल के अंदर शक्कर या नमक मिलाया। अब जल के अंदर शक्कर मिला दो, इच्छा हो तो नमक मिला दो, सारे कुछ ऐड कर दो। लेकिन ऐड करने के बाद आपको जो मिश्रण मिलने वाला है वो मिश्रण कैसा मिलेगा? समांगी मिश्रण मिलेगा। तो ऐसा विलयन यहां पर बोल सकते हैं 2 या 1 2 3, मतलब आपको पता है विलयन बनने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए? आपको 2 घटक तो चाहिए, 2 कंपोनेंट तो आपको चाहिए, ये कंपल्सरी है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 कंपोनेंट अनिवार्य है, कंपल्सरी। तो अपन बोल सकते हैं 2 या ये बदल 1 2 3, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या बोल सकते हैं अपन? ये 1 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए यहां तक वो बात कितनी, जैसे आपने बड़ा एग्जाम्पल देखे तो आपको बताइए शक्कर प्लस जल का विलयन, नमक प्लस जल का विलयन, शिकंजी का विलयन, दूध का विलयन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर आपको बड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट बड़ा क्या देखना है? आपको देखना है, जैसे बड़ा यहां पर देखो, ऐसा विलयन जिसमें कितने घटक हो? जिसमें 2 घटक उपस्थित हो। 2 घटक का मतलब बेटा क्या होता है? मतलब जो विलय है वो एक तो जल जिसको अपन विलायक कहते हैं, और एक इसके अंदर विलय हमने बोल दिया शक्कर। कितने घटक हो गए? 2। अगर ऐसा विलय जो 2 घटकों से मिलकर ही बनाए तो ऐसे विलय को हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन बोलते हैं। इसी प्रकार एक और आता है कि ऐसा विलयन जिसमें 3 घटक उपस्थित हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इसी प्रकार जिस प्रकार 2 घटक है तो द्विअंगी, और 3 घटक है तो त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? अगर डाउट है तो बोलिए, मुझे कमेंट के अंदर बोलना, और अगर डाउट नहीं है तो अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो देखिए अब अपना टॉपिक है विलय तथा विलायक की जो अवस्था होती है उनके आधार पर विलयन कितने टाइप का होता है।
ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन करना हमने किसके आधार पर पढ़ा है, अवस्था के आधार पर। किसकी अवस्था, विलय और विलायक कैसा कैसा होगा। अब आपने पढ़ रखा है विलय और विलायक की अवस्था 3 टाइप की होती है, या तो वो ठोस अवस्था में होगा, या वो द्रव अवस्था में होगा, या कौन सी अवस्था में होगा, गैस अवस्था में। तो 3 अवस्था है और 3 अवस्थाओं के बेस के ऊपर विलयन, टोटल विलयन कितने टाइप का होगा, 9 प्रकार का होगा। ऐसे अवस्था तो मेन प्रकार तो 3 ही है, ठोस विलयन, गैसीय विलयन और द्रव्य विलयन। लेकिन इन अवस्था के आधार पर वापस इसके अंदर अगर डिवाइड किया जाए तो टोटल विलयन निकल के आता है 9 प्रकार का। कितने प्रकार का निकल के आता है, 9 प्रकार का। तो सबसे पहले अपन 3 टाइप का पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर उसके पार्ट पढ़ेंगे। अगर बात की जाए पहला विलयन, पहला विलयन है गैसीय विलयन, जिसको अपन कहते हैं गैसेज सॉल्यूशन। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब यहां पर देखना आपको सिंपल सा है। विलयन है तो विलयन में विलयन है तो विलयन में 2 घटक तो होंगे, एक तो होगा विलय और एक होगा विलायक। एक होगा विलय और एक होगा विलायक। अब आपको यहां पर देखना है विलयन जिसका है, विलयन जिसका है उस विलयन के अंदर उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। समझ नहीं आया, मैं ये बोल रहा हूं विलयन किसका है, गैस का है। विलयन किसका है, गैस का है। तो जिस विलयन में जिसका विलयन है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, मतलब इस विलयन में गैस की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, विलायक। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा विलायक क्या होगा, यहाँ पर विलायक तो होगा गैस, विलायक तो होगा गैस। लेकिन इसके अंदर जो घुलने वाले है विलय पदार्थ वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। आया समझ में। उसी प्रकार एक दूसरा विलयन है जिसको अपन कहते हैं द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अंदर कंडीशन वो की वही, इसके अंदर भी आपके घटक 2 ही दिखा देंगे आपको, एक दिखाई देगा विलायक, एक दिखाई देगा विलय। तो बड़ा विलयन इसके अंदर द्रव विलयन है तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, द्रव की ज्यादा होगी, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको अपन क्या कहते हैं, विलय, विलायक कहते हैं। तो इसमें विलायक तो होगा द्रव, लेकिन इसमें घुलने वाले जो पदार्थ है वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। उसी के बेस के ऊपर अपना तीसरा जो टॉपिक है या तीसरा जो प्रकार है वो इसका है ठोस विलयन। कौन सा विलयन है, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके भी 2 घटक है, 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट, इट मीन्स विलायक, एक घटक है सॉल्यूट, इट मीन्स विलय। अब चूंकि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड जो मैटर है वो क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर है, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, इसमें सॉल्वेंट तो होगा आपका सॉलिड, मतलब ठोस होगा। और बड़ा सॉलिड क्या होगा, सॉलिड इसके अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, अब हमको पढ़ना है इस बेस के ऊपर। मैंने बोला अवस्था के तरफ मेन विलयन तो 3 प्रकार है, लेकिन इसके अंदर इसके विलयन की बात की जाए तो टोटल विलयन निकल कितने आते हैं, 9 विलयन। कैसे कैसे आप देखो, गैस ठोस का विलयन, गैस द्रव का विलयन और गैस गैस का विलयन। 3 यहाँ पर हो गए, द्रव ठोस का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, द्रव गैस का विलयन। 6 हो गए, ठोस ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन और ठोस गैस का विलयन। कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9, मतलब कुल मिला के आपको 9 प्रकार के विलयन पढ़ते हैं। ठीक है, अपन एग्जाम्पल के अंदर पढ़ते हैं। यहां पढ़ेंगे विलयन का प्रकार, ठीक है, और यहां पढ़ेंगे विलायक मीन सॉल्वेंट, और विलायक के अंदर घुलने वाला है विलय में सॉलिड, और यहां पर अपन पढ़ेंगे उसके उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखना है आपको अच्छी से सुंदर सी आपको टेबल बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला पढ़ना है, कौन सा विलयन पढ़ना है, गैसीय विलयन।
ठीक है। और गैसीय विलयन है उसके अंदर वापस कितने विलयन आएंगे, 1 2 और 3, तो इसके अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लो अब देखो बड़ा, इसमें विलयन अगर गैस का है, विलयन अगर किसका है, गैस का है, तो उसमें विलायक तो गैस 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 होना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं, विलायक कौन है, गैस है, विलायक कौन है, गैस है, और विलायक कौन है, गैस है। मतलब विलायक तो बड़ा, विलायक तो निश्चित है, लेकिन इसमें जो घुलने वाला विलय पदार्थ है वो ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। पहले बात करते हैं, अगर घुलने वाला जो विलय है अगर वह भी कैसा हो, गैस हो, अगर वह भी कैसा हो, गैस हो, थोड़ा इसका एग्जाम्पल किसका है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं गैस गैस विलयन। और इसका एग्जाम्पल है, आप अपने आसपास देखते हो वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण, धुआं, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आपको पता है वायु का मिश्रण है या धुआं है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, और सारी गैसें वो सब कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था के अंदर ही होती है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा जो विलयन है उसके अंदर विलायक तो गैस ही है, लेकिन विलय इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव। अब आपको पता है ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो गैस हो लेकिन विलय के रूप में उसमें द्रव घुला हुआ हो, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं गैस द्रव का विलयन। और इसका एग्जाम्पल है जल वाष्प, वाटर वेपर। क्या एग्जाम्पल है, जल वाष्प, वाटर वेपर। जी हाँ बेटा, ये वही वाटर वेपर है जो आप देखते हो बारिश के दिनों के अंदर, जब बारिश खत्म हो जाती है तो बारिश खत्म होने के बाद आपको वातावरण के अंदर जो गैस होता है उस गैस के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदे आपको बिखरी पड़ती है, और उसी बिखरी पानी की बूंदे होने के कारण जब हवा चलती है तो आपको ठंडक का एहसास होता है, इसलिए ऐसे विलयन को बोलते हैं गैस द्रव का विलयन। अगला है आपको गैस, तो गैस के अंदर अपन बोलेंगे घुलने वाले है ठोस। क्या घुलने वाले, ठोस। तो बड़ा अब गैस के अंदर ठोस बोलेगी तो उसका मिश्रण कौन सा है, उसका मिश्रण है कपूर। सब्लिमेशन पढ़ा होगा आपने, कौन सा पढ़ा होगा, सब्लिमेशन। उदोबातर एक है आपकी N2 गैस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हो गए गैसीय विलयन। अब बात करते हैं, अगला विलयन है आपका द्रव विलयन। द्रव्य विलयन, ये भी आपस 3 टाइप का होगा, 1 2 और ये 3। चूंकि यहां पर विलयन द्रव है तो आपको पता है विलायक की बता मात्रा निश्चित होगी, सॉरी विलायक की अवस्था निश्चित होगी। विलायक कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। तो यहां पर हम जल्दी से लिख लेते हैं विलायक द्रव, विलायक द्रव और विलायक द्रव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, द्रव के अंदर द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव के अंदर द्रव बोलते हैं। तो जब विलायक भी द्रव हो और विलय भी क्या हो, द्रव हो, तो आपको पता है ऐसा विलयन जिसमें एल्कोहल, सॉरी ऐसा विलयन जिसमें विलायक और विलय दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं द्रव द्रव का विलयन, ठीक है बेटा। अब इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर हमने लेते हैं एक बोतल वोडका और एक बोतल वोडका के अंदर हम डालते हैं एक छोटा सा जल की 4-5 गिलास, तो वो बन जाएगा पैक। क्या बन जाएगा, पैक। अब आपको पता है अल्कोहल भी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, और जल भी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो ऐसे विलयन को बोलेंगे द्रव द्रव का विलयन, ठीक है। अगला है, अब द्रव के अंदर क्या घुला हो, अगर द्रव के अंदर घुला हो गैस, क्या घुला हो, गैस, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय गैस अवस्था में होता है, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं द्रव गैस का विलयन। और इसका एग्जाम्पल है आपका सोडा वाटर। कौन सा एग्जाम्पल है, सोडा वाटर। और एग्जाम्पल कौन सा है, एक एग्जाम्पल है जल में घुली ऑक्सीजन। सोडा वाटर आपको पता है गर्मी के मौसम के अंदर आप सोडा वाटर पीते भी हो, तो आपको पता सोडा वाटर के अंदर उसका जो सेल्समैन है, उसको जो दुकानदार है, जो लॉरी वाला है, वो उस गिलास के अंदर लिक्विड भरता है, मतलब आइस है, आइस ठंडा पानी है, उसका जो सिरप है कलर वाला वो डालता है, और एक बोतल डालता है उसको अंदर गैस से करता है, इसमें CO2 गैस आती है, और वो CO2 गैस है वो सीधा उसमें डालता है, तब आपके बनते हैं झाग बनते हैं। तो उसके अंदर पानी के अंदर क्या डाली, उसने गैस डाली है, तो गैस डाली है जो उसके अंदर घुल गई है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? विलेन। तो सोडा वाटर हुआ, और जल में घुली हुई ऑक्सीजन। आपको पता है मछली समुद्र में रहने वाले जितने भी जानवर है, जैसे मछली वगैरह है, वो ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे? वो ऑक्सीजन लेते हैं उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन को, उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना। अगला आपका विलेन है, अगर द्रव में क्या घुला हो, द्रव आ गया, गैस आ गया, अब द्रव में घुला हो आपका ठोस, द्रव में घुला हो आपका ठोस, अगर द्रव में ठोस घुला हो तो ऐसा विलेन तो सिंपल है। द्रव हमने पानी लिया और पानी के अंदर हम डाल दिया शर्करा, पानी के अंदर हमने डाल दिया नमक, तो इसको बोलेंगे ठोस द्रव का विलयन। तो जैसे नमक प्लस शक्कर, सॉरी नमक प्लस जल, शक्कर क्या, नमक प्लस जल, शक्कर प्लस जल, शिकंजी, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला अपना विलयन है जिसको अपन कहते हैं ठोस विलयन। कौन सा विलयन है? ठोस विलयन। अब इसके भी आपस पता है 3 टाइप होंगे आपके, एक प्रकार, 2 प्रकार और तीसरा प्रकार नीचे हो गया। चूंकि विलयन ठोस विलयन में, ठोस विलयन है तो इसमें विलायक कौन सा होगा? ठोस ठोस ठोस। तो यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं, इसमें विलायक जो होगा वो ठोस होगा, विलायक जो होगा ठोस होगा, और विलायक जो होगा ठोस होगा। अब ठोस के अंदर घुलने वाला अगर क्या हो, मान लो उसमें घुलने वाला भी कैसा हो? ठोस ही हो। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस व विलय भी ठोस अवस्था में होता है, तो ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं ठोस ठोस का विलयन। अब ये बहुत ही सिंपल विलयन है, जैसे आपको बताया मैंने बताया गेहूं प्लस कंकड़ का विलयन, नमक प्लस शक्कर का विलयन, शक्कर प्लस चीनी का मिश्रण। लेकिन चूंकि अपन बड़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है। जैसे मान लो अपन ले थोड़ा Au प्लस कॉपर, Au बेटा कौन है? गोल्ड, सोना और तांबे का मिश्रण, सोना और तांबे का मिश्रण, जिंक प्लस निकल का मिश्रण, कॉपर निकल प्लस टिन का मिश्रण, जिसको अपन बड़ा मिश्र धातु मतलब एलॉय के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम थे? मिश्र धातु मतलब एलॉय के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको पता है स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, कांसा, पीतल, वो 2 से अधिक धातु से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसके ठोस ठोस विलयन बोलेंगे। अब अगर ठोस के अंदर क्या घुली हो, ठोस के अंदर बड़ा घुला हो आपका द्रव, क्या घुला हो? ठोस के अंदर घुला हो द्रव, तो ऐसे विलयन को अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसे विलयन को बोलेंगे ठोस द्रव का विलयन। अब इसका एग्जाम्पल, इसके अंदर मेन चीज है एग्जाम्पल की, मेन चीज क्या है? एग्जाम्पल की। तो ठोस के अंदर घुलने वाला है द्रव, ठोस के अंदर घुलने वाला है द्रव, तो उसका एग्जाम्पल होगा, आपने एक 10th के अंदर पढ़ा होगा अमलगम। क्या पढ़ा होगा? अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम आपको पता होना चाहिए, अगर कोई मेटल है मतलब कोई भी धातु है, अगर उसके साथ में एक जो मेटल है वो कौन सी स्टेज में है? लिक्विड स्टेज में। और आपको पता है ऐसा कौन सा मेटल है जो सिर्फ लिक्विड स्टेज में होता है? पारा, मरकरी। क्या है? मरकरी। तो मरकरी के साथ में अगर कोई भी मेटल जुड़ जाए, अटैच हो जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, अगर सोडियम के साथ में मरकरी आ जाए तो उसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। अगर जिंक के साथ में मरकरी आ जाए तो उसको बोलेंगे जिंक अमलगम। तो इसमें आगे ना ये ठोस है और ये कौन सी स्टेज में? लिक्विड स्टेज में, तो ये बोलेंगे ठोस द्रव का विलयन। अगला है ठोस के अंदर अब घुल जाए आपका गैस, ठोस में क्या घुल जाए? गैस। और ये ठोस के अंदर गैस का घुल जाना इम्पॉसिबल है, इसको लैब के अंदर करना पड़ता है। जैसा आपको पता है अपन एक टॉपिक है, जब मैंने आपको 11th के अंदर पढ़ाया हुआ 11th का टॉपिक है मानक हाइड्रोजन विभव, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसके अंदर आपको पता क्या है? उसके अंदर हाइड्रोजन गैस चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस चाहिए। अब बात यहाँ आती है सर, हाइड्रोजन गैस है वो तो सर अपनी एयर की तुलना में बहुत ही लाइट वेट की होती है। अब लाइट वेट की होती है तो उसको सर यहाँ पर हम ऑरिजिन कैसे कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पर लाई कह सकते हैं। इसके बड़ा उस हाइड्रोजन गैस को हमको बनाना पड़ता है। तो हाइड्रोजन गैस को बनाने के बड़ा अपन को एक प्लेटिनम की वायर होती है, उसको बीकर में डालते हैं और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस फ्लो करते हैं ताकि उस चैम्बर के अंदर हाइड्रोजन गैस बार बार बनती रहे। तो इसका अपन लिखेंगे, इसका अपन लिखेंगे H का मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम,
ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने देखिए मिश्र मैथ थे, 3 टाइप के थे, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। लेकिन अगर आपको मिले कि विलय का विलायक की अवस्था का दर पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कितने प्रकार लिखोगे? टोटल 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। एक हो गया गैस गैस विलयन, गैस द्रव विलयन, गैस ठोस विलयन। दूसरा हो गया द्रव द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन, द्रव ठोस विलयन। तीसरा हो गया सातवां हो गया ठोस ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन और ठोस गैस विलयन। इस प्रकार से टोटल 9 मिश्रण हुए, 9 विलयन हुए और 9 विलयन के ये एग्जाम्पल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपको पूछेंगे ये किस टाइप का विलयन का उदाहरण है, और एग्जाम में आपको ऑप्शन में गैस गैस, गैस द्रव, गैस ठोस ऐसे ऑप्शन आपको दिए होंगे। अगर आपको इसमें विलय और विलायक की अवस्था अगर आपको ध्यान है तो आप बब को भी अच्छे से उसका एमसीक्यू राइट कर दोगे। ठीक है, चलिए अब देखो अगला टॉपिक है अपना सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसकी बेस के ऊपर विलयन है, जो सॉल्यूशन वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो पहला टाइप है या पहला जो सॉल्यूशन है उस विलयन सॉल्यूशन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन होता क्या? ठीक है, अब देखिए परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे, डेफिनेशन है वो अपने आप निकल के सामने आएंगे, हमको पढ़ना प्रैक्टिकली, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको रटने वाला नहीं हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं। कोई भी चीजें वो आपको रटनी नहीं है, किताब के अंदर किताब की लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन किताब की लैंग्वेज से आपको नहीं पढ़ना है, अब हमको अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज होगी तो उसको हम इजीली से याद भी रख पाएंगे और बहुत टाइम तक याद भी रहेगी। तो देखिए पहले अपन विलयन बनाते हैं। विलयन बनाने के लिए आपको बताएं, हमने ले लिया एक अच्छा सा सुंदर सा पात्र। क्या ले लिया? पात्र ले लिया, चैम्बर ले लिया। क्या ऐसा चैम्बर आप लोगों के पास में है? आप मुझे बताओ, नहीं होगा ना? अब आप देखिए सर, हमने पात्र लिया और पात्र के अंदर मैंने डाला विलायक। क्या डाला? मैंने डाला विलायक। ठीक है, और विलायक के अंदर मैं डालता हूं विलय। क्या डालूंगा? विलय। अब आपको पता है विलायक जो होता है वो तो बड़ा द्रव अवस्था में होता है, लगभग 99%, और विलय बड़ा है जो ठोस अवस्था में होता है, उसको हम घुलने के लिए इसके अंदर डालते हैं। ठीक है बड़ा, अब जैसे मैं इसके अंदर विलय डालूंगा, ये मैंने विलय डाल दिया, ये विलय के पार्टिकल है ब्लैक ब्लैक। तो जैसे मैंने इस विलायक के अंदर विलय डाला तो जो विलय है वो इसके अंदर घुल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें नई बात कौन सी? बेटा हम पढ़ रहे हैं संतृप्त विलयन, हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये होता क्या है? जैसे मान लो ये विलायक लिया और विलायक के अंदर हमने 1 चम्मच डाली शक्कर। क्या डाली? 1 चम्मच डाली शक्कर। 1 चम्मच डाली, घुल जाएंगे। 5 चम्मच डालो, वो भी घुल जाएगी। 10 चम्मच डालो, वो भी घुल जाएगी। 15 चम्मच डालो, वो भी घुल जाएगी। लेकिन बड़ा ऐसे शक्कर के चम्मच डालते डालते एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे मतलब विलय की मात्रा डालते डालते एक समय ऐसा आएगा, उस समय के अंदर उस विलायक के अंदर उस विलय की जो घोलने की क्षमता है, उस विलायक के अंदर विलय की जो घोलने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ऐसे विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। तो परिभाषा क्यों है कि ऐसा विलयन, या बोल सकते कि किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में विलय की मात्रा घुलनी क्या हो जाए? बंद हो जाए। किसी निश्चित ताप पर विलयन में, ये विलयन बन गया, किसी निश्चित ताप पर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलनी क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ऐसे विलयन को बोलेंगे अपन संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। तो अपन यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन
विलय की और अधिक मात्रा, किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा क्या है, ना घोली जा सके, ना घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त विलय बोलेंगे। अब सीधी सी बात है बेटा, अब विलायक के अंदर अब हम विलय मारते हैं 10 चम्मच 15 से 20 चम्मच डाले, अब बेटा घोलते 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 ये विलयन जो है जब उसमें विलय की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जो विलयन है वो इतना गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा, अब भाई साहब विलय भी बोलेगा, अब क्या बच्चे की जान लेगा यार, इतना गाढ़ा हो गया, अब उसके अंदर विलय को घोलने की क्षमता नहीं है, मतलब मेरी जितनी कैपेसिटी थी उतना मैंने विलय को घोल दिया है, उतना मैंने विलय को घोल दिया है, ऐसे विलयन को बोलेंगे अपन संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। इसका बड़ा उल्टा है, दूसरा विलयन है जिसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या पढ़ते हैं, असंतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है कि ऐसा विलयन बोल सकते हैं किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, विलय की और अधिक मात्रा अगर नहीं घोल सकती है, मतलब वो दाब गया, वो द्राव गया है, तो ऐसे विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन। लेकिन ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा अपन घोल सकते हैं तो ऐसे विलयन को बोलेंगे असंतृप्त विलयन। या अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को अपन क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन, मींस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आता है, अगला टॉपिक है, ये अगला जो विलयन का प्रकार है उसको अपन बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन है, अति संतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइपर सैचुरेटेड, जैसा इसका नाम है विलयन भी बिल्कुल वैसा ही है। अब मेरी बात सुनना, ये विलयन है अति संतृप्त, इसके आगे से अति हटा दो तो कौन सा बन जाएगा, संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन कैसा होता है, जिसमें विलय को और अधिक घोल नहीं सकते हैं, मतलब विलय के अंदर, उस विलयन के अंदर विलय की जो घोलने की क्षमता है वो क्या हो सकती है, खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके आगे क्या लग गया, अति। अति का मतलब बहुत अधिक हो जाना, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की संतृप्त अवस्था से भी, ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था से भी विलय को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, उसे अपन क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त अवस्था आ गई है, मतलब उसमें घुलना बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद में भी अगर विलय की मात्रा और घोल रहे, मतलब संतृप्त विलयन से अपन और ऊपर जा रहे, उस संतृप्त विलयन से उसकी अति हो गई है, तो ऐसे विलयन को अपन क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो लिखेंगे अपन, यदि विलयन में या लिखते हैं, यदि विलयन की संतृप्त अवस्था से भी विलय की अधिक मात्रा घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को बोलेंगे अपन अति संतृप्त विलयन, मीन्स हाइपर सैचुरेटेड। ठीक है, अगला जो चौथा विलयन है और पांचवा विलयन है, ये दोनों बहुत इजी है। चौथे विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते बेटा, तनु विलयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं
डिल्यूट सॉल्यूशन। और पांचवा जो विलयन है उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन, मिल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों बहुत इजी है, देखना इसको सामने। अब चूंकि बेटा विलयन है तो विलयन में बेटा दो अवस्था होती है, एक होता है विलायक तो दूसरा होता है विलय। उसी प्रकार इसके अंदर भी दोनों अवस्था होगी, एक होता है विलायक तो दूसरा होता है विलय। विलय और विलायक के मिलने से ही बनता है विलयन, विलय और विलायक के मिलने से ही बनता है विलयन। लेकिन बेटा यहाँ पर विलयन का नाम कौन सा है? तनु। क्या नाम है बेटा? तनु। और तनु का मतलब एक आप समझ लो, तनु का मतलब होता है पतला, मतलब पतला विलयन। और यहाँ पर जो सांद्र है, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। ठीक है, थिक सॉल्यूशन और थिन सॉल्यूशन। अब आप सोचो, खुद समझदार हो, खुद होशियार भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, बुद्धिमान भी होगा। अब सोच रहा पतला विलयन कब बनेगा? अब आपको बताए पतला विलयन कब बनेगा? जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो या विलय की मात्रा ज्यादा हो? जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो या विलय की मात्रा ज्यादा हो। चूंकि बेटा विलय पतला बनाना है तो बेटा पतला बनाने के लिए आपको पता है विलायक जो कि द्रव होता है, तो विलायक हमको लेना पड़ेगा ज्यादा, विलायक हमको लेना पड़ेगा ज्यादा और विलय हमको लेना पड़ेगा कम। जैसे बेटा एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है, क्या लिया है? 1 लीटर पानी लिया है, और उस 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम सिर्फ 1 चम्मच शक्कर घोल दें, 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ हम 1 चम्मच शक्कर घोल दें तो शक्कर उसमें घुल जाएगी, विलयन बन जाएगा। लेकिन विलयन तो बन जाएगा, लेकिन उसमें शक्कर की जो मात्रा घुली हुई है वो बिल्कुल बहुत ही कम है, बिल्कुल न के बराबर है। तो ऐसा विलयन कैसा कहलाएगा? पतला विलयन कहलाएगा। और पतले विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और विलय की मात्रा क्या हो? कम हो। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। तो यहां पर लिख लेते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा कम हो, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। और उसका बड़ा उल्टा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता है। और गाढ़ा कब होगा? जब बड़ा पानी क्या हो? कम। जैसे मतलब बड़ा हमने पानी बड़ा 1 गिलास लिया, पानी कितना लिया है? 1 गिलास लिया है, और 1 गिलास पानी के अंदर हमने 20 चम्मच बड़ा शक्कर डाल दी। 1 गिलास पानी के अंदर हमने 20 चम्मच क्या डाल दिए? शक्कर डाल दिए। तो आप सोच बड़ा जो सॉल्यूशन बनेगा, जो घोल बनेगा, वो घोल बनेगा गाढ़ा। अब गाढ़ा क्यों बना? क्योंकि उसमें जो विलायक है, पानी बड़ा है, पानी की बड़ा मात्रा क्या थी? कम। और उसमें बड़ा विलय है शक्कर, उसकी मात्रा क्या थी? ज्यादा। इसलिए बड़ा ऐसे विलयन को बोलेंगे हम सांद्र विलयन। तो परिभाषा क्या हुई? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम हो और विलय की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे विलयन को अपन क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन बोलते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें विलायक की मात्रा ज्यादा तो विलय की मात्रा कम, मतलब घोल बनेगा आपका पतला, और पतले विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। इसमें विलायक की मात्रा तो कम और विलय की मात्रा तो ज्यादा, मतलब घोल बनेगा गाढ़ा, और गाढ़े विलयन को बोलते हैं अपन सांद्र विलयन। यहां तक किसी को दिक्कत? अब बेटा अपना अगला टॉपिक है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है ना? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बात निकल के बड़ा यहाँ आती है कि बड़ा हमको विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है। तो बड़ा सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं बड़ा सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है? व्हाट इज द
कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? अब आपको पता है सांद्रता मतलब मैंने भी पढ़ाया सांद्र विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। क्या होता है? गाढ़ा विलयन। और गाढ़ा विलयन कब होगा? गाढ़ा विलयन होना किस पे डिपेंड करता है? गाढ़ा विलयन होना डिपेंड करता है विलायक के अंदर विलय की कितनी मात्रा घुली हो। मतलब विलायक का आयतन तो हमने ले लिया निश्चित, विलायक का आयतन तो हमने ले लिया निश्चित, और विलायक के निश्चित आयतन में विलय की घुली हुई मात्रा को अपन क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो अपन हम कह सकते हैं कि विलायक के निश्चित आयतन में विलय की जितनी मात्रा अधिक होगी वो विलयन उतना ही अधिक क्या होगा? सांद्र होगा। तो अपन कह सकते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा इसकी होगी किसी विलयन में विलय की वह मात्रा जो विलायक के निश्चित आयतन में घुली हो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना? क्या पढ़ा हमने कि किसी विलयन में विलय की वह मात्रा जो उस विलायक के निश्चित आयतन में घुली हो, विलायक के निश्चित आयतन में जितने विलय की मात्रा घुली होगी वह उसकी बड़ा क्या बताएगी? सांद्रता बताएगी। अगला टॉपिक है सांद्रता को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम इसको कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। बड़ा दो प्रकार कौन कौन से? पहला कहता है, पहला प्रकार है भार आयतन मात्रक। क्या बड़ा है? भार आयतन मात्रक। और दूसरा है भार, यहां लिख लेते अपन, दूसरा है भार मात्रक। ठीक है बेटा? तो बेटा यहां पर देखिए एक मात्रक भार है और दूसरा मात्रक क्या? आयतन है। तो इसलिए इसको लिखेंगे W/V मात्रक। क्या लिखेंगे? W/V। और यहाँ पर दोनों भार भार बड़ा इसलिए इसको लिखेंगे W/W मात्रक। क्या लिखेंगे? W/W मात्रक। अब बेटा यहाँ पर देखो ये आयतन कौन सा है? भार आयतन है। और हम क्या पढ़ रहे? विलयन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है विलयन में दो अवस्था होती है। बताइए आपको विलय में कितनी अवस्था होती है? दो अवस्था है। एक तो होता है विलय, तो दूसरा होता है विलायक। एक तो होता है विलय तो दूसरा होता है विलायक। अब यहाँ पर चूंकि भार आयतन मात्रक है तो बड़ा आयतन जो होता है, मतलब आयतन किसका होगा? आयतन हमेशा द्रव का होता है, और द्रव इसमें कौन कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। मतलब बड़ा विलायक को तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है आयतन में। किसमें रिप्रेजेंट किया है? आयतन में। और विलय को बड़ा रिप्रेजेंट किया गया है भार में। किसमें रिप्रेजेंट किया गया है? भार में। मतलब ऐसा विलयन बोलेंगे बेटा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय को भार में तथा विलायक को आयतन में व्यक्त किया गया है, ऐसे विलयन को बोलेंगे भार आयतन विलयन। और इसमें घटक कौन सा आएगा? इसमें दो घटक ही है, आपको बताइए। एक होगा विलय तो दूसरा होगा विलायक। और इसमें विलय और विलायक दोनों को किसमें रिप्रेजेंट किया गया? भार भार में। तो इसमें विलय को भी भार में व्यक्त किया गया है और विलायक को भी भार में व्यक्त किया गया है, तो उसको बोलेंगे भार मात्रक। अब हमको बड़ा ये पढ़ना है कि इस भार आयतन जो मात्रक है इसके अंदर बड़ा कितनी यूनिट आती है, इसके अंदर कितनी यूनिट आती है वो हमको देखना है। तो इसके अंदर भार आयतन मात्रक में हमको चार टाइप के मात्रक पढ़ने हैं। कितने मात्रक पढ़ने? चार टाइप के मात्रक पढ़ने। एक तो पढ़ना है नंबर 1 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा है नंबर 2, दूसरा है मोलरता। और मोलरता बड़ा इंग्लिश अपन कहते हैं मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। और तीसरा है
नॉर्मल था, और एक चौथा है जिसको अपन कहते हैं फॉर्मल था। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल था। तो बड़ा ये चार टाइप के जो मात्रक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा? द्रव्यमान का मतलब W और आयतन मतलब V, ये परसेंटेज। चूंकि बड़ा यहाँ पर द्रव्यमान को बड़ा मास कहते हैं, और मास और वेट जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है, लेकिन बड़ा यहाँ पर समझने के लिए अपन W लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका बड़ा सिंबल क्या होगा? W/V%। मोलरता जिसका सिंबल होता है कैपिटल M, नॉर्मलता जिसका कैपिटल N, और फॉर्मूला का होता है F, ठीक है। तो जो भार आयतन मात्रक है, तो भार आयतन मात्रक के अंदर आप कितने टाइप के मात्रक पढ़ेंगे? चार टाइप के मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भार भार मात्रक की। तो भार भार मात्रक के कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं? भार भार मात्रक के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है बेटा। दूसरा पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है। तीसरा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मोलता पढ़ा है तो यहाँ पढ़ेंगे मोलता, ठीक है। और चौथा पढ़ेंगे मोल अंश, या इसको कहते हैं मोल भिन्न। और पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको अपन कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर भार आयतन मात्रक के अंदर हमको चार मात्रक पढ़ने, ठीक है। द्रव्यमान आयतन, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। उसी प्रकार भार भार मात्रक के अंदर जिसमें विलय और विलायक दोनों को ही बेटा भार के अंदर रिप्रेजेंट किया है, दोनों को ही भार के अंदर दर्शाया गया है। तो उसके अंदर हमको पांच मात्रक पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत जिसको हम कहते हैं मास परसेंटेज, एक कहते हैं आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरता, मोलिटी, मोल अंश, मोल भिन्न जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और एक बड़ा पार्ट्स पर मिलियन जिसको बड़ा सिंबल है PPM, क्या है? PPM। तो इस प्रकार से ये अपने विलियम की सार्थक को अपन इन मात्रक के अंदर चार तो बड़ा ये मात्रक हो गए जो भार आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़ा पांच मात्रक ये हुए जो भार भार मात्रक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम अध्ययन कल पढ़ेंगे, इनको एक एक करके आराम से सेपरेटली पढ़ेंगे, और इसके ऊपर TRQ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है वो भी करेंगे। और इसके अंदर खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भार भार मात्रक है, भार आयतन जो मात्रक बड़ा, ये सभी मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। जब बेटा भार भार आयतन बड़ा है, ये ताप पर निर्भर नहीं करते। अब ऐसा क्यों भाई? कि सर भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं और ये निर्भर नहीं करते। मैंने बोला आपको रटना नहीं है, हमको ये बताइए सर अगर ये निर्भर करते हैं तो क्यों, और ये निर्भर नहीं करते तो ये क्यों नहीं करते, ऐसा क्या है? हमको ये नहीं बनाया कि निर्भर करते, हम तो लिख लेंगे बेटा, लिखने में कोई डाउट नहीं है, एक लाइन है हम याद कर भी लोगे। इतना अगर आपने याद कर लिया तो ये भी बिंदु आप याद कर लोगे, लेकिन आपको समझना होगा कि ये ताप पर निर्भर करते हैं और बड़ा भार भार मात्रक ताप पर निर्भर नहीं करते। तो ऐसा इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा इसमें क्या फर्क है? तो देखिए बेटा, चूंकि यहाँ पर भार आयतन है, इसमें बड़ा विलायक की एक स्टेज किसमें है? आयतन। आयतन बड़ा किसका होता है? लिक्विड का होता है, द्रव का होता है। बड़ा चूंकि इसके अंदर दोनों में से एक की स्टेज बड़ा लिक्विड के अंदर है, दोनों में से एक की स्टेज किसमें? लिक्विड के अंदर है, द्रव के अंदर है। और जब भी बेटा मैं ताप बढ़ाऊंगा, जब भी मैं ताप बढ़ाऊंगा तो विलायक जो होगा वो बड़ा किस में बदल जाएगा? वाष्प में। तो विलायक जैसे जब वाष्प में बदलेगा तो बड़ा वाष्प होने से विलायक की मात्रा या तो कम हो जाएगी या मात्रा बढ़ भी सकती है। तो बड़ा ताप बढ़ाने से विलयन के अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा, कि बड़ा जैसे जैसे विलायक कम होता जाएगा तो उसके अंदर विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी, और विलय की मात्रा जितनी बढ़ेगी वो विलय उतना क्या हो जाएगा? गाढ़ा, मतलब विलय बड़ा उतना क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर ताप पर निर्भर करता है ये भार आयतन मात्रक। और इस पर डिपेंड क्यों नहीं करता कि दोनों बड़ा भार भार में दोनों का बड़ा विलय वेट है, और वेट के अंदर बड़ा ताप का कोई लेना नहीं है। क्योंकि हम वेट, जैसे मैं अगर आपको बोलूं, अगर हम धूप के अंदर, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर हम धूप के अंदर अपन भी जाए और अपने हाथ में एक पानी का तपला लेकर भी जाए भरी धूप के अंदर, और पूरे दिन पर हम वो तपला लेकर अगर पूरे बाजार में घूमेंगे या ग्राउंड के अंदर रहेंगे और शाम को घर आएंगे, तो अब दोनों के अंदर फर्क क्या होगा? कि बेटा हम तो हमारा जो मात्रा होगा क्या होगा? भार होगा, और जो पानी बड़ा है उसका मात्रा क्या होगा? आयतन होगा।
तो हमारे वेग में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ताप था, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था और ताप के कारण हमारे भार में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो पानी था उस पानी की बड़ा आयतन में परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि ताप के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो बड़ा मैं बोलता हूँ कि भार आयतन मात्रक है वो ताप पर निर्भर करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इन टॉपिक के बारे में। जो मात्रक है 4 बटा ये मात्रक और 5 ये मात्रक, इन पांचों 4 और 5 9 मात्रक, 9 की मात्रक के बारे में हम कल के एपिसोड के अंदर, कल के टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।